गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सभी का इस महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसे हमने इससे पहले वीडियो बनाया था, उस वीडियो में हमने ये जाना कि जो आपका पेपर 10 है समावेशी शिक्षा, उसकी यूनिट प्रथम के बारे में हमने सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। उसी परिप्रेक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम सबसे पहले सामान्यतः विभिन्नताओं के बारे में बात करेंगे कि विभिन्नताएं क्या होती हैं और एक विद्यालय में विभिन्नता की क्या भूमिका है, एक कक्षा में भिन्नता की क्या भूमिका है। उसके अर्थ को जानने के साथ साथ हम उसके प्रकारों के बारे में भी जानेंगे, विभिन्नता के कारणों के बारे में भी जानेंगे। हम बात करते हैं विभिन्नताएं। विभिन्नताओं का मतलब ये होता है कि कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते। एक कक्षा के अंतर्गत 50 बच्चे बैठे हैं तो 50 बच्चे समान नहीं होते। हर बच्चे की अपनी अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग गुण, अलग अलग रूप रंग, अलग अलग बोलने का तरीका, अलग अलग आदतें, अलग अलग सोच उन बालकों की होती है। लेकिन उन बालकों को अलग अलग होते हुए भी अलग अलग मानसिक विचारधारा वाले बालक होने के बावजूद भी उनको समान रूप से शिक्षा दी जाती है, समान शिक्षण विधि से पढ़ाया जाता है। इसी बदलाव को, इसी विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए जो पाठ्यक्रम है, उस पूरी पाठ्यक्रम में हम इसी बिंदु के इर्द गिर्द बात करेंगे। अब बात करें कि अर्थ की बात करें तो हम ये कह सकते हैं बालकों का रूप, आकार, रुचि, सोच, अभिवृद्धि, सांवेगिक विकास, तर्क आदि। कहने का मतलब ये है कि विभिन्नताओं को हम आधार मानना चाहें तो एक बालक में उनके शारीरिक रूप, आकार, रुचि, उसकी सोचने की शक्ति, उसका अभिवृद्धि या उसका हम कह सकते हैं दृष्टिकोण, समय विकार, तर्क आदि अलग अलग हो सकती है। इन्हीं विभिन्नताओं को, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को परिभाषा की बात करें तो एक विद्वान है टाइलर क्या कहते हैं? टाइलर ये कहते हैं कि शरीर का आकार, उसकी संरचना, उसका जैविकीय कार्य या मापक क्षमता है। कहने का मतलब है सभी बालकों का शरीर अलग अलग प्रकार का होता है। हर बालक की उसकी शारीरिक विशेषताएं अलग अलग होती हैं, उसकी संरचना, उसका गठन वो भी अलग होता है। जैविक कार्य, हर बालक का अलग अलग कार्य होता है। मापक क्षमताएं, बुद्धि निष्पत्ति, उसका ज्ञान, उसकी रुचि, अभिरुचि तथा व्यक्तित्व के लक्षणों में मापन की या माप की जा सकने वाली विभिन्नताएं कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं कह सकते हैं। हमें सामान्य यही समझना है कि हम किसी भी बालक को बुद्धि के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, रुचि के आधार पर, दृष्टिकोण के आधार पर दो बालकों में अंतर स्थापित कर सकते हैं। अब हम बात करें विभिन्नताओं को समझने के बाद कि ये व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं,
ये व्यक्तिगत भिन्नताएं किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। तो मैं आपको बताऊं कि एक शैक्षणिक कार्य में ये विभिन्नताएं किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। मान लो एक कक्षा में प्रतिभाशाली बालक भी हैं और औसत बालक भी हैं और निम्न प्रवृत्ति के बालक भी हैं, लेकिन एक शिक्षक उन बालकों को समान रूप से शैक्षणिक कार्य करवाता है। तो जो प्रतिभाशाली बालक हैं वह बालक टीचर के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है, जो शैक्षणिक कार्य करवाया जा रहा है, उसको जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, उनको जल्दी याद कर लेते हैं या उन प्रश्नों को जल्दी हल कर लेते हैं। औसत वाले बच्चे कुछ समय के बाद में वह भी उसको ग्रहण कर लेते हैं। जो निम्न प्रवृत्ति के बालक हैं, कम बुद्धि वाले बालक हैं, कमजोर बालक हैं, उन बालकों को वह विषय वस्तु समझने में बहुत अधिक समय लगता है, लेकिन शिक्षक उतना समय नहीं दे पाता है। नहीं दे पाने के कारण जो बालक कमज़ोर हैं वो कमज़ोर रह जाते हैं। प्रतिभाशाली बालक किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, अगर वो जो कमज़ोर बालक हैं, औसत बालक हैं, उनका स्तर उठाने के लिए ज़्यादा समय व्यतीत करता है, तो जो प्रतिभाशाली बालक हैं वह बालक क्या करेंगे, उनके पास समय मिल जाएगा और उनके मन के अंदर क्या होगा कि जो विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है वो तो मुझे आती है। अब जो विषय वस्तु समझ में आ गई, उसके बाद में किसी दूसरे कमज़ोर बच्चों को समझाया जा रहा है, उस समय वह बालक कुछ ना कुछ शैतानी प्रवृत्ति करते हैं। हो सकता है किसी से बात करके उस समय को व्यतीत करेंगे। कहने का मतलब है इस प्रकार की विसंगतियाँ, इस प्रकार की भिन्नताएँ उत्पन्न हो जाती हैं। अब बात करेंगे व्यक्तिगत भिन्नताएं कितने प्रकार की होती है। व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता की बात करें तो ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 भीतरी व्यक्तिगत भिन्नता, भीतरी व्यक्तिगत भिन्नता। बात करें दूसरी बाह्य व्यक्तिगत भिन्नता। समझना, हम बात करें व्यक्तिगत भिन्नताओं की, तो हम व्यक्तिगत भिन्नताओं को दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है भीतरी व्यक्तिगत भिन्नताएं और दूसरा है बाह्य व्यक्तिगत भिन्नता। समझे, भीतरी व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब ये होता है कि हम व्यक्ति के आंतरिक गुणों के आधार पर उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग कर सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति जो बाह्य रूप से कमज़ोर है, शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट नहीं है, लेकिन उसकी मानसिक बुद्धि बड़ी ही तीव्र है, वह बालक, उस बालक की स्मरण शक्ति मजबूत है, किसी विषय वस्तु को तुरंत याद कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ जो उसकी स्मरण शक्ति है, वो स्मरण शक्ति उसकी आंतरिक शक्ति है, बाह्य रूप से दिखाई नहीं देती। बाह्य रूप से तो बालक कैसा दिखाई दे रहा है? कमज़ोर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से व्यक्ति के शरीर को देख करके अगर हम भिन्नताएं कर रहे हैं या व्यक्ति के बाह्य रूप को देख करके दूसरे व्यक्ति से तुलना कर रहे हैं, तो वो होगा बाह्य व्यक्तिगत भिन्नताएं, और उसके आंतरिक गुणों के आधार पर अगर उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग कर रहे हैं, वो होगी भीतरी व्यक्तिगत भिन्नताएं। जैसे एक व्यक्ति के बाह्य शरीर को देख करके हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति आर्मी में जा सकता है, ये व्यक्ति शारीरिक श्रम कर सकता है, लेकिन उस व्यक्ति में तर्क करने की या किसी विषय वस्तु को समझाने की बुद्धि नहीं है। इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति में बाह्य रूप से तो भिन्नताएं है ही है, लेकिन आंतरिक रूप की भी भिन्नताएं होती हैं जो दिखाई नहीं देती। जिस भिन्नता को देख करके, जिस बालक को बाह्य रूप से देख करके दूसरे बालकों से तुलना की जाती है, उसे बाह्य व्यक्तिगत
भिन्नताएं कहते हैं। अगर किसी बालक के आंतरिक गुणों को देख करके या आंतरिक दोषों को देख करके या उसकी प्रवृत्तियों को देख करके उसको दूसरे बालकों से अलग किया जाता है तो उसे भीतरी व्यक्तिगत भिन्नताएं कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक बालक में तर्क करने की योग्यता है, लेकिन वह बालक शारीरिक श्रम नहीं कर सकता। एक विकलांग बालक है, वह तर्क कर सकता है, अच्छी कविता लिख सकता है, अच्छा प्रवचन दे सकता है, अच्छा राजनेता बन सकता है, लेकिन एक विकलांग व्यक्ति जिस अंग से वह विकलांग है, जहाँ उसकी आवश्यकता होती है उस कार्य को नहीं कर सकता। इसी प्रकार से एक कमज़ोर व्यक्ति है, लेकिन वह तर्क दे सकता है, अपने ज्ञान को दूसरे को सुपुर्द कर सकता है, लेकिन मेहनत नहीं कर सकता है। इस प्रकार से हमें सामान्यतः ये जानना चाहिए कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को दो भागों में हम बांट सकते हैं, भीतरी व्यक्तिगत भिन्नताएं और बाह्य व्यक्तिगत भिन्नताएं। अब बात करें व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारक की बात करें, व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारक या कारण कि ये व्यक्तिगत भिन्नताओं के कौन कौन से कारण हैं जो व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति से क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो हम सामान्य बात करें, एक तो होता है वातावरण, दूसरी बात करें आनुवांशिक कारण, वातावरण, ठीक है। तीसरी बात करें तो प्रजातीय कारण। इसी प्रकार से बात करें बुद्धिमत्ता का कारण हो सकता है। इसी की बात करें तो सामाजिक कारण हो सकता है। साथ में बात करें तो सामयिक कारण हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इन कारणों को देखें तो इन कारणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बालकों में इन बिंदु के कारण भिन्नताएं आती हैं। साथ साथ में इसके अलावा तो देख सकते हैं आप, जैसे लैंगिक कारण भी हो सकते हैं, भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम इन कारणों को मद्देनजर रखें, एक आता है आपका अभिवृत्ति। अब इनके बारे में समझें कि व्यक्तिगत भिन्नता के कारक या कारण कौन कौन से हैं। तो ये तो मुख्य कारण है, इसके अलावा छोटे कारण और आप लिख सकते हैं। वातावरण कारण का मतलब ये है कि अगर बालक को जिस प्रकार का वातावरण मिलेगा वह बालक उसी प्रकार का व्यवहार करेगा, उसी प्रकार का उसके व्यक्तित्व का विकास होगा, उसी प्रकार की उसमें आदतें होंगी, उसी प्रकार के उसमें संस्कार आएंगे, उसी प्रकार की उसकी बोली होगी, उसी प्रकार के उसके हाव भाव होंगे, उसी प्रकार का उसका नैतिक आचरण होगा, क्योंकि वह उसी प्रकार के वातावरण में पला। जैसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने शोध किया कि एक बालक, दो बालक हैं, एक बालक को अच्छे वातावरण में, संस्कारवान वातावरण में पाला जाए, दूसरे बालक को जहाँ पर हिंसक प्रवृत्ति होती है, अपराधी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, उस प्रकार के वातावरण में पाला जाए। तो जहाँ पर अच्छी शिक्षा थी, अच्छे संस्कारवान वाला वातावरण था, वह बालक
संस्कारवान बालक बना, प्रतिभाशाली बालक बना, उसकी अभिव्यक्तियाँ, उसकी सोच अच्छी थी। और एक जिस बालक को अपराधी श्रेणी के वातावरण में पाला गया, वो बालक क्या बन गया? अपराधी बन गया। कहने का मतलब है कि निश्चित रूप से बालक में वातावरण का प्रभाव प्रमुखता से होता है। साथ दूसरा वातावरण, दूसरी बात देखें, आनुवांशिक कारण। मनोविज्ञानी ये कहते हैं कि जैसे माता पिता होंगे उसी प्रकार के बालक हैं। जिन माता पिताओं में जो आनुवांशिक कमी पाई जाती है वह कमी उनके बच्चों में भी पाई जाती है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग सोच है। कई कहते हैं मन बुद्धि माता पिता है तो बालक भी मन बुद्धि होंगे। अगर माता पिता प्रतिभाशाली थे तो बालक भी प्रतिभाशाली होंगे। अगर किसी माता में कोई आनुवांशिक बीमारी है तो बालकों में आनुवांशिक बीमारी आएगी। इसके आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि बालकों में आनुवांशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। वो एक अलग बात है कि एक कम पढ़े लिखे माता पिता के बालक प्रतिभाशाली हो सकते हैं, वो अलग प्रवृत्ति की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि आनुवांशिकता के आधार पर बालकों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो सामान्य बात है जैसे माता पिता में वैसे बालक होंगे। यहाँ तक कि अगर दो जुड़वा बच्चे भी होते हैं तो उनमें भी कुछ ना कुछ तो भिन्नताएं जरूर पाई जाती है, समान रूप से नहीं होते। फिर है प्रजातिकरण। प्रजातिकरण का मतलब ये होता है कि जैसी प्रजाति होगी उनका रूप, रंग, आकार उसी प्रकार का होगा। इसका उदाहरण ये ले सकते हैं कि जिस प्रकार से उत्तर भारत के लोग हैं उनका खान पान, उनका रहन सहन अलग है। दक्षिण भारत के लोग हैं उनकी शारीरिक संरचना, उनकी बोलचाल, उनका भोजन अलग प्रकार का होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रजाति कारण भी व्यक्तिगत भिन्नता का कारण बनता है। फिर बात करें बुद्धि लब्धि, तो बुद्धि लब्धि के आधार पर भी हम बातों को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे किसी बालक की बुद्धि लब्धि 110 है, ये सामान्य बालक हो गया। मान लीजिए किसी बालक की बुद्धि 70 से कम है तो वो निम्न बुद्धि वाला हो गया। अगर वो 140 के आसपास उसकी बुद्धि लब्धि है तो उसमें क्या कहेंगे कि वो बालक कैसा हो गया? तो बालक प्रतिभाशाली बालक है। तो हम इस बुद्धि लब्धि के आधार पर भी व्यक्तिगत भिन्नताएं बना सकते हैं या उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को आधार दे सकते हैं। इसी के साथ में बात करें सामाजिक, बिल्कुल सामाजिक कारण भी व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है। व्यक्ति जैसे समाज में होगा उसी प्रकार का व्यक्ति बन जाएगा। फिर बात करते हैं सामयिक। सामयिक का मतलब ये है कि अगर एक बालक अपने सामयिकों को नियंत्रित करता है, संतुलित रखता है, भावात्मक रूप से मजबूत है तो वह बालक सामयिक रूप से मजबूत रहेगा। जो बालक सामयिक रूप से कमजोर होगा, कमजोरी का मतलब ये है जो बालक किसी के बहकाव में आ जाना, दूसरों के बाहों में बह जाना, अपने आप पर नियंत्रण खो देना, अगर इस प्रकार के व्यक्ति वो अलग होंगे। जो व्यक्ति ऐसा व्यवहार नहीं करेगा, ऐसे व्यवहार नहीं करते वो अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि सामयिक के आधार पर भी, समयों के आधार पर भी हम बालकों में भेद या विभिन्नताएं देख सकते हैं। इसका उदाहरण और बताऊं कि जैसे मान लीजिए किसी बालक को समझाया जाता है, वो समझ लेता है कि वास्तव में मेरी गलती है, लेकिन एक बालक है जिसको समझाया गया, उसी गलती का एहसास करवाया गया तो बालक रोने लग गया। इसका मतलब ये कि उसने अपने समयों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। तो इस आधार पर भी हम बालकों में भेद कर सकते हैं। इसके अलावा लैंगिक कारण। लैंगिक कारण का मतलब सामान्यतः ये लड़का है और ये क्या है? लड़की है। कहते हैं लड़का होता है तो किसी जो हार्ड वर्क होता है या हम कहें कठिन कार्य कर सकता है, कठिन कार्य में रुचि देता है, मेहनती होता है। जबकि लड़की होती है वो जो कहते हैं कोमल प्रवृत्ति की होती है। कोमल प्रवृत्ति का मतलब ये होता है कि
कि वह ऐसे कार्य करती है जिस प्रकार से एक पुरुष करता है उसके मुकाबले कम। घरेलू कार्य महिलाएं ज़्यादा करती हैं। इसके आधार पर हम भेद कर सकते हैं। पुरुष होते हैं वो कठोर कार्य करते हैं, मेहनत वाला कार्य करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में महिलाएं और पुरुष दोनों हार्ड वर्क कर सकते हैं। इससे कई उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन अगर हम जहाँ भिन्नताएं देखना चाहेंगे तो हम ये कह सकते हैं लड़कियां अमुक कार्य के आधार पर उस कार्य को बांट सकते हैं। फिर बात करें भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार की जलवायु होगी उसी प्रकार के लोग होंगे। अगर पहाड़ी लोग हैं, जैसे लोग हैं पहाड़ी लोग हैं, तो कैसे होंगे? ये मजबूत होंगे, ये मेहनती होंगे। कैसे होंगे? मेहनती होंगे। साथ साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि पहाड़ी लोग होते हैं उनका शारीरिक संरचना भी एक सामान्य बालकों के एवज में मजबूत होंगी। उनका शरीर हष्ट पुष्ट होगा, क्योंकि पहाड़ी व्यक्ति होते हैं, मेहनती होते हैं, हर दिन हर समय उनको कठोर कार्य करना पड़ता है। कठोर कार्य का मतलब है पहाड़ों से चढ़ना उतरना, पानी भी दुर्लभ तरीके से मिलता है। जब गर्मियों का मौसम आ जाता है, आजीविका के साधन भी नहीं होते हैं, तो उन्हें दूर दूर तक किसी कार्य के लिए जाना पड़ता है। इस प्रकार से उनकी स्वभाव, उनकी प्रवृत्ति, उनकी सारी संरचना मजबूत होती है। तो हम सामान्य तौर से कह सकते हैं कि पहाड़ी बालक की विशेषताएँ ये होती है और सामान्य बालक की विशेषताएँ ये होती है। तो ये भौगोलिक क्षेत्र का प्रभाव भी करता है। और एक होता है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति का मतलब होता है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का मतलब ये होता है कि किसी भी कार्य को कोई व्यक्ति उसको अलग दृष्टि से देखता है, दूसरा व्यक्ति उसको अलग दृष्टि से देखता है। मान लीजिए देश के अंतर्गत देश का प्रधानमंत्री मोदी है, कुछ लोग उसको अच्छा मानते, उनका दृष्टिकोण अच्छा है, सकारात्मक दृष्टिकोण। दूसरे व्यक्ति मोदी को अच्छा प्रधानमंत्री नहीं मानते, तो उनका दृष्टिकोण अलग है, उनका उनके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है। तो जरूरी नहीं है कि किसी भी कार्य को जो व्यक्ति कर रहा है उस व्यक्ति के बारे में दूसरे व्यक्ति सकारात्मक दृष्टिकोण ही रखें, वह व्यक्ति उसके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण भी रख सकते हैं। इस आधार पर भी हम बालकों में भिन्नताएं देख सकते हैं कि बालक एक शिक्षक के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखता है, सकारात्मक रखता है या नकारात्मक रखता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम इन मुख्य मुख्य बिंदुओं के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नताओं को जान सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि व्यक्तिगत भिन्नता के कारक या कारण कौन कौन से हैं। ये मुख्य मुख्य कारण है, वातावरण है, आनुवंशिकता है, प्रजातीय, बुद्धिगत है, सामाजिक है, सामयिक है, अभिवर्तीय, भौगोलिक कारण है, लैंगिक कारण है। ये सभी व्यक्तिगत भिन्नता के कारण हैं। अगर बात करें इनके निवारण की, तो सामान्य बात है कि अगर बालकों को अच्छा वातावरण मिलेगा तो वह बालक कैसा बनेगा? अच्छा बनेगा। आनुवंशिक कारण में क्या करेंगे कि जो उसमें शारीरिक कमी है, उस शारीरिक कमी को अच्छे से डॉक्टर को दिखा करके उचित उपचार करके उसमें मजबूती लाई जा सकती है, जो कमी है उनको दुरुस्त किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आज हमने व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझा है। कल सामान्यतः इन व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारणों के साथ साथ उनका समाधान क्या है कि जिनसे भिन्नताएं कम हो सके, उनके बारे में पढ़ेंगे। और साथ साथ में कल ये भी जानेंगे कि जो बालकों में विभिन्नताएं आई हैं, जैसे समाज शिक्षा की बात हो रही है, उसकी शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।